नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 2। एग्रोनॉमी का स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2। इसमें हम पढ़ेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, उसके बाद क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। ठीक है, तो उसके बाद एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखेंगे, ट्रांसगेनिटी प्लान, इकोलॉजिकल जोन्स, ड्राउट क्या होता है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इवेपोर ट्रांसमिशन क्या होता है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे ग्रोथ रिटार्डेंट्स, विंड ब्रेकर, एग्रो फॉरेस्ट्री, कंपाउंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, उसके बाद लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन और क्लासेस। तो आज हम बस कवर करने जा रहे हैं इतना। ठीक है, और टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस पूरे। हम 4 यूनिट को खत्म करेंगे, 2 यूनिट, 2, 3 और 4। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 से। तो सबसे पहले पता करना है आपको कि ड्राउट क्या होता है, व्हाट इज ड्राईलैंड फार्मिंग। तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का मतलब ये होता है कि क्रॉप है वो पूरा किस पे डिपेंडेंट है, रेनफेड कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि बारिश पड़ेगी तो खेती होगा। ठीक है, इसमें कोई हम आर्टिफिशियल रिसोर्स नहीं यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। तो ड्राई फार्मिंग जो है वो एरिया, वैसे एरिया जिसमें कि रेनफॉल लेस देन 750 mm। क्रॉप फेलियर बहुत कॉमन है क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू वेरी प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड इज वेरी कॉमन। क्रॉप पीरियड क्या होता है यहाँ पे, क्या है देखिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर ड्राई फार्मिंग है तो ऑब्वियसली एक बात होगी, क्या होगी बात की, यहाँ पर जो इसका क्रॉपिंग पीरियड होता है 120 डेज का होता है, 120 डेज का। तो सीधी बात है, अगर लेस देन 120 डेज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फसल कितनी निकलेगी, एक फसल निकलेगी लेस देन 120 डेज। एक दिन की फसल निकले, मतलब एक फसल निकलेगी, मोनोक्रॉपिंग होता है, मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग होगा। और ये जो फसल फसल होगा ये सिंगल होगा, मतलब कि सोल क्रॉप यहाँ पे खेती होती है। और क्या होता है कि खत्म हो जाता है, कभी सूखा पड़ गया तो क्या होता है कि ड्राउट्स आ जाता है, इस कारण कि ये क्या है कि क्रॉप फेल्यूर चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई क्रॉप फेल्यूर चांसेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, ये जो इस तरह की जो जो कल्टीवेशन होती है ये मोस्टली एरिड रीजन में होता है। कहाँ होता है, एरिड रीजन में होता है, एरिड रीजन में होता है। विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन, इसमें मल्चिंग किया जाता है, मल्चिंग करके। और क्या करते हैं कि पहले क्या करेंगे, इधर खेती करेंगे, फिर इसमें मान लो जो वाटर, इसका वाटर यूज हो गया, उसके बाद किसी और खेत का खेती करेंगे, तो इसमें इसमें खेती करेंगे। तो अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है ड्राईलैंड फार्मिंग। तो व्हाट इज ड्राईलैंड फार्मिंग, ये था ड्राई फार्मिंग। अब आया ड्राईलैंड फार्मिंग, उसके बाद आता है रेनफेड फार्मिंग। तो ड्राईलैंड फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है जिसमें कि बारिश जो होता है 800 mm से कम होती है, लेस देन 800 mm। और रेनफेड फार्मिंग होता है 800 टू 1150 mm। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन होता है, कम होता है। ऑटोमेटिक सी बात है, कम बारिश रहेगी तो कम पानी रहेगा हमारे पास, तो प्लांट्स इवेपोर ट्रांसपिरेशन कम करेगा। इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर भी ड्राई स्पेल होता है, कभी कभी ड्राई स्पेल मतलब अनकॉमन होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। और इसमें क्या है कि इसमें बारिश काफी रहती है तो ड्राई स्पेल नहीं पड़ता है। ठीक है, डाउट कंडीशन नहीं होता इसमें। 200 डेज का ग्रोइंग पैटर्न इसमें होता है, 200 डेज का, तो एक क्रॉप निकाल लेते हैं, एक क्रॉप इसमें आराम से मोनोक्रॉपिंग कर लेते हैं। और कुछ कुछ मतलब पानी के जुगाड़ करके हम लोग 2 क्रॉप भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या है कि आप मोनोक्रॉपिंग डुअल क्रॉपिंग दोनों करते हैं। और ये मोस्टली आप समझ लीजिए कि ये कौन सा रीजन है, सेमी एरिड रीजन है, एरिड रीजन नहीं है, सेमी एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन। क्योंकि भाई बारिश थोड़ी थोड़ी हुई तो एरिड भी है, सेमी एरिड भी है। देखो ना, एरिड, सब एरिड रीजन्स। अब बात करते हैं हम इसकी किसकी, क्रॉपिंग सिस्टम। तो क्रॉपिंग सिस्टम कैसा है, यहाँ पे सिंगल हो जाता है या मिक्स क्रॉपिंग करते हैं। और जो कौन सा विंड इरोजन बहुत अनकॉमन होता है, विंड इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है। और यहाँ पे सिर्फ वाटर इरोजन होता है क्योंकि विंड यहाँ पे सूखा पड़ता नहीं है, तो क्या है कि हवा से उड़ेगा नहीं मिट्टी, तो यहाँ पे वाटर इरोजन नहीं होता है। डबल और मल्टीपल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। ह्यूमिड सब ह्यूमिड रीजन होता है, 200 दिन से अधिक कंडीशन, तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग कर लेते हैं, मतलब 3 बार एक साल में 3 फसल भी ले लेंगे, जायद में कर लेंगे, खरीफ में कर लेंगे, रबी में कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया ड्राई फार्मिंग, ड्राईलैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। अब हम चलते हैं क्लाइमेट रीजन प्लानिंग। तो क्या है कि इट वाज इनिशिएटेड बाय 1988, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इनिशिएट किया गया था, 7th 5 ईयर प्लान में आया था। जिसमें कहा, जिसमें प्रधानमंत्री ने इसको अपने क्या बोलते हैं, इंडिया को एग्रो क्लाइमेटिक जोन की तरह उसको क्या क्या बांटा गया था, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंडर में बांटा गया था। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है, तो क्राइटेरिया, भारत का विभाजन
भारत का विभाजन किया गया है डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया में, ठीक है। जैसे कोस्टल रीजन हो गया, तो कोस्टल रीजन ये हो गया, ये हो गया ईस्टर्न हिमालयन रीजन, ये है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, ये हो गया आपका गुजरात रीजन, ये हो गया अरावली रीजन। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये आपका गैंगेटिक रीजन हो गया, ये हो गया अपर गैंगेटिक, ये मिडिल गैंगेटिक, ये हो गया लोअर गैंगेटिक रीजन, गंगा के नीचे वाला रीजन, ये आपका अरावली रीजन हो गया, सॉरी क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर दक्कन प्लेट्यू रीजन हो गया। उसी तरह आपका ये क्या बोलते हैं, गंगा जहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, ये एक अपना एक रीजन हो गया इसका। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स बांटा गया है, 15 क्लाइमेटिक रीजन बांटा गया है, किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू NARP ICAR ने 131 उसको फिर 15 को बांटा गया है 131 में। किसने बांटा है ये, NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम और ICAR ने मिलकर बांटा है, ठीक है, 131। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसने बांटा है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। अब देखिए ट्रांसगेंगेटिव प्लेन क्या है, तो ट्रांसगेंगेटिव प्लेन वैसे प्लेन है जिसमें क्या है कि इट कंसिस्ट पंजाब, हरियाणा, यूनियन टेरिटोरीज ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये क्या है, जो गंगा रीजन के नीचे, तो ऑटोमेटिक सी बात है, भारत के गंगा रीजन के नीचे यहाँ भी खेती होगी, ऊपर भी खेती होगी, यहाँ भी खेती होगी, नीचे खेती होगी, यहाँ भी खेती, यहाँ भी खेती होगी। ये सब ट्रांसगैंगेटिक हो गए, जो गंगा, जहाँ पर गंगा बेसिन से डिपॉजिट हो रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसगैंगेटिक रीजन। तो ट्रांसगैंगेटिक रीजन क्या है, इसका क्या होता है कि यहाँ पर इरिगेशन हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, बारिश रही ज्यादा, हाईएस्ट नेट्स ऑन एरिया है, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगा और हाई ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, मतलब ग्राउंड वाटर भी ज्यादा है तो यूटिलाइज भी ज्यादा अच्छे से होता है, ग्राउंड वाटर का भी यूज हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। इरिगेटेड बहुत ज्यादा है क्योंकि भाई कैनाल बहते रहता है तो पानी लेके इरिगेट कर लेंगे। नेट्स ऑन एरिया बहुत ज्यादा, अगर अच्छी सब कुछ जब सही है, अच्छी मिट्टी भी है वहां पर है, ड्यू टू गंगा रीजन की क्या एलोवियल सॉइल के कारण क्या होता है कि अच्छी मिट्टी हो जाती है वहां की, उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि गंगा क्या करती है, हम अपने साथ मिट्टियां मिलाती है, डिपॉजिट करती है, मिनरल्स डिपॉजिट करती है। उसके बाद क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाई होगा, ऑटोमेटिक बात, अगर ज्यादा ज्यादा खेती करेंगे तो हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगा। अब हम लोग देखते हैं इकोलॉजिकल रीजन क्या होता है। इकोलॉजिकल रीजन ये होता है, एग्रो इकोलॉजिकल इनटू कट इनटू एग्रो क्लाइमेटिक रीजन वेयर सुपर इम्पोज ऑफ द लैंड फ्रॉम द काइंड ऑफ सॉइल कंडीशन एक्ट मॉडिफायर। देखिए एक बड़ा सा क्षेत्र, या मान लीजिए कि ये बिहार है, ठीक है, बिहार को अगर मान लीजिए हम एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डाल दिए, अब इसके बाद बिहार में भी कुछ छोटे छोटे रीजन होंगे जहां पर कि इस जगह पे सल्फर ज्यादा पाया जाता होगा, इस जगह पे मान लीजिए कि कोई नदी बह रही है तो वहां पर भी डिपॉजिट कुछ कर रहा है, कैल्शियम डिपॉजिट कर रहा है या कोई भी मिनरल डिपॉजिट कर रहा है, तो क्या होगा कि छोटे छोटे रीजन में बांट जाता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे रीजन में डिवाइड किया, उसको कहते हैं एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। तो एग्रो इकोलॉजिकल NBSS और लप्स ने मिलकर 21 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू ICAR एग्रो इकोलॉजिकल जोन डिवाइडेड इनटू 8 जोन्स, 8 जोन में बांटा गया है ICAR के थ्रू। लेकिन लप्स ने कितने बांटे हैं, 21 इकोलॉजिकल जोन्स में बांटे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये खत्म हो चुका है पूरा। अब स्टार्ट करते हैं ड्राउट। तो ड्राउट क्या है, इट्स एज सिचुएशन occurring in the area in which when rainfall and fall is less than 75% of the normal ignorant drought। अगर किसी भी एरिया का अगर 75% जहां पे बारिश पड़ती थी उससे 75% से कम वर्षा हो रही है तो वहां पर क्या कहेंगे, ड्राउट कहेंगे, ठीक है। लेस देन 75% तो उसको क्या कहेंगे, हम ड्राउट कहेंगे, सूखा पड़ जाना। तो क्या कहता है, व्हेन डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज अबव 50% देन इट इज कॉल्ड नॉर्मल ऑफ द नॉर्मल इज कॉल्ड सीवियर ड्राउट। अगर 50% से अधिक, मान लीजिए यहाँ पर 1000 mm बारिश हो रही थी, ठीक है, अब इस साल क्या हुआ कि यहाँ पर 450 mm ही बारिश हुई, तो यह क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा सीवियर ड्राउट। ये क्या कहा जाएगा, सीवियर ड्राउट। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स, MAI। तो क्या है कि इट इज द रेशियो बिटवीन द रेनफॉल जो जैसे वीकली और मंथली हो रहा है एट 50% प्रोबेबिलिटी टू प्रोड्यूस। तो इफ आप देखिए, सीधी सी बात हम समझते हैं कि 50% क्षमता थी यहाँ पर इवेपोट्रांसपिरेशन करने की, ठीक है, और क्या है कि अब कितना हो रहा है, अब हो रहा है 20% ही इवेपोरेट कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ क्या मॉइस्चर एबिलिटी इंडेक्स हो गया, MAI, ठीक है। अब इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है, ET क्या है, सॉइल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। देखो ये यहाँ का ये कितना वाटर ट्रांसपीरेशन करेगा इवेपोरेशन के थ्रू, कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ये एक प्लांट है, इसकी कुछ पत्तियां हैं, ठीक है। अब ये कितना वाटर का लॉस करता है, रेनफॉल मान लीजिए 100% वाटर है, 100% वाटर है, तो इसको भी कुछ मिला होगा। अब यहाँ से इवेपोट्रांसपिरेशन थ्रू कितना वाटर चला गया,
कितने रिड्यूस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, एवेपर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं मल्चिंग। मल्चिंग किया जाता है, सॉइल मल्चिंग किया जाता है, मल्चिंग MULCHING मल्चिंग, देखिए मल्चिंग लिखा, मल्चिंग के एंटी ट्रांसपेरेंट और विंड ब्रेकर्स, विंड ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। अब जैसे अब देखिए बात आता है, टर्म आ गया एंटी ट्रांसपेरेंट। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, तो एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल आर अप्लाइड टू द प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अब ये प्लांट है, प्लांट की ये पत्तियां हैं, अब इस पे हम लोग हेक्साडेकानोल के स्प्रे कर देंगे, तो ये क्या करेगा, स्टोमाटा के पोर्स को बंद कर देगा। तो जब इस पोर्स को बंद कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बात, ये ट्रांसपेरेंट नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो गया, एंटी ट्रांसपेरेंट्स हो गया। क्या हो गया ये, एंटी ट्रांसपेरेंट। ये कहता है एंटी ट्रांसपेरेंट रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, क्या कहता है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस कहता है। दे देयर यूज शुड बी लिमिटेड, अगर हम लोग इसका ज्यादा यूज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस को बंद कर देगा, पोर्ट सारे क्लोज कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण प्लांट ही मर जाएगा, प्लांट ही मर जाएगा। तो हम लोग बहुत ही लिमिटेड यूज करते हैं टू सेव क्रॉप लॉस फ्रॉम द मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण हम लोग प्लांट को ही बचाना है ना, दिस शुड बी देयर यूज शुड बी लिमिटेड टू सेव द क्रॉप फ्रॉम डेथ अंडर द मॉइस्चर सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस के कारण मरना जाए, इसलिए। उसके बाद दे हैव सम प्रैक्टिकल यूज इन नर्सरी एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में भी कुछ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब एंटी ट्रांसपेरेंट्स होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स के। एक होता है स्टोमाटा क्लोजिंग टाइप, जिसमें आता है फॉस्फोरो मर्क्यूरिक एसिटेट PMA @104, एट्राजिन, ठीक है, एट्राजिन हो गया, PMA हो गया, फिनाइल फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट हो गया, PMA, एट्राजिन हो गया। ये क्या है आपके, ये सारे आपके एट्राजिन एक हर्बिसाइड भी है, ठीक है, एट्राजिन एक हर्बिसाइड है। और हम बात करते हैं नेक्स्ट फिल्म फॉर्मिंग, क्या करता है, फिल्म बना लेता है, एक थिन लेयर बना लेता है पत्तियों के ऊपर। तो इस पे अगर मान लीजिए फिल्म फॉर्म कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। जिसमें हम लोग यूज करते हैं मोवालीफ, हेक्साडेकानोल, सिलिकॉन ऑयल, वैक्सेस। देखिए अगर मोम की परत अगर इस पर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक से बात है, ये क्या करेगा, ये नहीं कर पाएगा, क्या कहते हैं, ट्रांसपरेट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद आता है फिल्म फॉर्मिंग, जाएंगे आप क्या होता है। देखिए ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं, टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स, मैं आपको एक नोट्स बना के दे दूंगा, ठीक है। आज मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल सेंड करूंगा, ग्रुप में टेलीग्राम चैनल, आप उस पर भी देख सकते हैं हमारे वीडियोस। तो दीज केमिकल्स रिफ्लेक्ट द रेडिएशन, क्या कहता है, रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर, ये लीफ के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है। एप्लीकेशन विथ कायोनिल 0.5% एट द रिड्यूस टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन लॉस, ठीक है। तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप, अगर मैं यहाँ पर लाइट आया और ये राइट रिफ्लेक्ट हो गया, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर मान लीजिए 100% एल्बिडो हुआ, ये यहाँ पे उड़ गया, तो कुछ लाइट रही यहाँ पे, ये ट्रैप नहीं हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, तो लाइट चला गया ऊपर, तो ये क्या किया, ये टेम्परेचर रिड्यूस किया, तो ऑटोमेटिक सी बात है क्या करा, ये रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ हो गया, रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ एंड ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। जिसमें कि हम लोग यूज क्या करते हैं, हम लोग कायोलिन यूज करते हैं, क्या करते हैं, कायोलिन। अब एक होता है ग्रोथ रिटार्डेंट, मोस्टली ये एब्सिसिक एसिड हो गया, ये ABA, जो कि साइकोसेल हो जाता है, साइकोसेल ये क्या करता है, स्टोमाटा क्लोजिंग कर देता है, ये इंड्यूस स्टोमाटा को क्लोज कर लेंगे, तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, ये ग्रोथ, इसकी प्लांट की ग्रोथ ही नहीं बढ़ होगी, ना रेजिस्टेंस हो पाएगा, ना ट्रांसपिरेशन हो पाएगा। अब ये आपका सारा एंटी ट्रांसपेरेंट अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विंड ब्रेकर एंड शेल्टर बेल्ट्स। तो पहले जानिए कि विंड ब्रेकर एंड शेल्टर बेल्ट होता क्या है। तो विंड ब्रेकर क्या होता है, हवा को जो रिड्यूस करे, कोई हवा अगर मान लीजिए ऐसे बह रही है, इसकी दिशा में बह रही है, और हम लोग यहाँ पे अगर विंड ब्रेकर लगा दिए, तो ये क्या करेगा, ये सॉइल को इरोजन नहीं होने देगा, सॉइल कहीं और डिपॉजिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने विंटर विंड ब्रेक बना दिया, क्या बना दिया, विंड ब्रेक बना दिया। तो ये क्या करता है, ये सॉइल को इरोजन से बचाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है, वाइल शेल्टर बिल्ड्स आर रॉ ऑफ ट्रीज ऑफ सब्स प्लांटेड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द। देखिए अगर मान लीजिए कोई क्रॉप लॉजिंग हो जा रहा है, तो अगर हम लोग साइड साइड में अगर लगा देंगे पेड़, शेल्टर बिल्ड लगा देंगे, तो क्रॉप भी लॉजिंग नहीं होगा, क्रॉप भी लॉज नहीं करेगा। उसके बाद ये क्या होता है कि विंड ब्रेक एंड शेल्टर बिल्ड प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव लेयर shelter against the designating wind extent of 5 to 10 times the height of tall tree windward side up to 30 times of leeward side। तो ये 5 से 10 टाइम होता है, ये क्या होता है, हाइट क्या बोलते हैं, 5, अगर ऊंचा पेड़ है तो 5 से 10 टाइम करेगा, और नीचा जो पेड़ है विंडवार्ड साइड होता है वो 30 टाइम्स करता है, क्योंकि ये क्या है कि हवा नीचे लीवार्ड ही हमेशा बहती है, ये लीवार्ड बहती है हवा, ठीक है।
तो ये इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट बनाते हैं। तो शेल्टर बेल्ट हो गया। अब हम देखते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, इज सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट विच इंक्रीजेस लैंड यूज कंबाइनिंग द क्रॉप फ्रूट्स प्लांट्स और एनिमल इज नॉन एज जैसे कि ट्री क्रॉप प्लांटिंग सिस्टम। ये आपका है एग्रो फॉरेस्ट्री। अब आपको दिखाते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। कोई पेड़ लगा पड़ा है फॉरेस्ट में, मान लीजिए एक्स पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में हम लोग वाई प्लांट लगा दिए हैं, क्रॉप लगा दिए हैं, ठीक है, वाई वाई क्रॉप लगा दिए हैं कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि पेड़ तो पेड़ रहेगा, बीच बीच में उन्होंने प्लांट लगा देते हैं, कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। ये क्या लैंड का कंबाइंड यूज किए हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फ्रूट और एनिमल्स के लिए। अब एनिमल्स के लिए कैसे, अब यहाँ पर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पर ले फार्मिंग करेंगे तो पेड़ के लिए भी उसके लिए एनिमल्स के लिए भी निकल जाएगा, वो बेनिफिशियल रहेगा। अब आता है क्या होता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्री फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट्स क्या है, एग्री सिल्वी कल्चर। एग्री सिल्वी कल्चर में होंगे द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट क्रॉप इज नॉन एज एग्री सिल्वी कल्चर। एग्रीकल्चर क्रॉप गेहूं लगा दीजिए और बीच में क्या है पेड़ लगा दीजिए, तो क्या हो गया ये एग्री सिल्वी कल्चर। अब है सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम। ये क्या है कि फॉरेस्ट आर मैनेज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज रियरिंग ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब यहाँ पर एक्स पेड़ लगा पड़ा है, ठीक है, लगा पड़ा है। अब यहाँ पर क्या इससे काटेंगे लकड़ी, अब यहाँ पर हम लोग क्या है पेड़ लगा देंगे, गाय भी बांध रहे हैं, ठीक है, खूटा में गाय बांध रहे हैं, और मान लीजिए बकरी भी रख रखा है हमने, तो और यहाँ पर मान लीजिए हम लोग एक घर बना शेड बना करके यहाँ पर क्या बोलते हैं छोटा छोटा मतलब जो भी है अपनी जो रियरिंग के लिए या डोमेस्टिकेशन के लिए जो भी हम लोग जानवर रखे हैं उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं साथ साथ रख रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिल्वो पैस्टोरल सिस्टम, ठीक है। मतलब सिल्वी मतलब क्या होता है एग्रीकल्चर, सिल्वी मतलब हो गया फॉरेस्ट्री, और पास्चरल मीन्स हो गया आपके पास्चर मैनेजमेंट, मतलब कि चारा खाने वाली जो भी जानवर होगी उसको मैनेजमेंट करना, ठीक है। अब एग्रो सिल्वो पास्चरल सिस्टम क्या होता है, तो इसमें आपके आते हैं एपीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप्स और पास्चर मैनेजमेंट। मतलब कि मस्टर्ड लगा दीजिए आप, फॉरेस्ट क्रॉप मान लीजिए जो भी लगा हुआ है, शीशम का पेड़ जो भी लगा हुआ है, और पास्चर मैनेजमेंट मतलब वहाँ पे बीज भी आ जाएंगे। तो एपीकल्चर भी हो गया, फॉरेस्ट क्रॉप भी हो गया और पास्चर मैनेजमेंट भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर। एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर में ये होता है कि एक सेकंड मैं वीडियो रिकॉर्ड, तो आगे हैं एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर के बारे में, ठीक है। तो एग्री हॉर्टी सिल्वी कल्चर में क्या होता है कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस हॉर्टिकल्चर और उसके बाद सिल्वी कल्चर, ये तीनों का इसमें कल्टिवेशन करते हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप और फिश प्रोडक्शन, ये है एग्री सिल्वर एक्वाकल्चर, ठीक है। एग्री सिल्वर एक्वाकल्चर देख लिए हम लोग, इसमें क्या है कि फिश प्रोडक्शन हम लोग साथ साथ करते हैं। अब आता है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, ये पेज नंबर 66 हो गया स्टार्ट। इसमें लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ द लैंड ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस यूएस सॉइल कंजर्वेशन सर्विसेज। तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि लैंड को बांटा गया है डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। वैसे तो ग्रुप इसको 8 ग्रुप में बांटा गया है, बट दीज क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर क्लास। ये 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया है। एक है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन और लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो सच लैंड्स हैव 4 क्लासेस। इसमें क्या है 4 क्लासेस हैं। जो रेगुलर कल्टीवेशन होता है ओनली द फर्स्ट 3 क्लासेस 1, 2, 3 आर सुटेबल। जो 1, 2, 3 है इसमें सुटेबल होता है, लेकिन जो लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन क्या है रिमेनिंग 4 क्लासेस, जो चौथा 4 जो बचे हैं लास्ट में, वो क्या है नॉट कैपेबल फॉर सपोर्टिंग द कल्टीवेशन क्रॉप्स। दीज लैंड आर यूज फॉर ग्रोइंग ग्रासेस, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए आपको बात करते हैं, जो 4 बने ग्रुप हैं, फर्स्ट 3 जो है 3 ग्रुप जो है, पहला 1, 2, 3, ये क्या है कि ये कैपेबल है कल्टीवेशन के लिए। इसमें हम लोग गेहूं, धान, चावल सब लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 4 बचते हैं, ठीक है, 4 बचते हैं, उसमें हम लोग फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ सपोर्टिंग, बस फॉरेस्ट्री हो सकता है, घास से ग्रो हो सकती है, और या वाइल्ड लाइफ में हम लोग जंगली जानवर के लिए हम लोग जंगली जीवन के लिए हम लोग उसको हम निर्वाह कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लैंड नॉट सुटेबल और लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। 4 ग्रुप जो हो गया आपके वो खत्म हो गया, ठीक है। जो 8 क्लासेस को 2 ग्रुप में बांटा गया, एक है लैंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, एक है लैंड इज नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अब क्लास की बात करते हैं। तो क्लास 1 जो है
इसमें कहता है कि इट हैज़ नो लिमिटेशन, गुड इंटेंसिव क्रॉप कल्टिवेशन, सच लैंड ओनली नीड्स क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक फर्टिलाइजर, मैन्यूर, क्रॉप रोटेशन इट इसेट्रा टू मेंटेन देयर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या कोई लिमिटेशन नहीं है, ये गहन खेती करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब ये अच्छा है, मतलब आप कुछ बस इसको क्या करना है, आपको क्रॉप का मैनेजमेंट करना है, प्रैक्टिसेस करना, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करना है, फर्टिलाइजर डालना है, मैन्यूर्स डालना है, क्रॉप रोटेशन करना है और इससे इल्ड निकालते रहना है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1 सॉइल और एलुवियल सॉइल वो है इंडो गंगेटिक प्लेन, मतलब कि गंगा रीजन के आसपास वाले जितने भी प्लेन्स हैं ना, ये आप क्या आते हैं क्लास 1 वाले सॉइल में। अब क्लास 2 की हम बात करते हैं, तो क्लास 2 कहता है इट हैज़ सम लिमिटेशन, जैसे कि कुछ स्लोप्स होंगे, मॉडरेट इरोजन हैजार्ड्स हो सकते हैं, स्लाइटली अल्कलाइल हो सकता है, स्लाइडिंग कंडीशन ऑफ विच रिड्यूस चॉइस ऑफ क्रॉप, मतलब इसमें है कि आप उसको स्लोप भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊबर खाड़ जमीन होगा, मॉडरेट इरोजन हजार्ड हो सकता है, मतलब मिट्टी कटते रहती हो सकता है, ऐसा नदी होगा बीच से बगल से मिट्टी कट जा रही होगी उसकी चली जा रही होगी यहाँ से, ये स्लाइटली अल्कलाइल होगा, अल्कली मतलब अल्कलाइल होगा मतलब क्या अल्कलाइल हो सकता है, सोडिक सॉइल सैलिन सॉइल हो सकता है, विच रिड्यूस, जिसकी इसमें है कि चॉइसेस ऑफ क्रॉप नहीं लगा सकते, सारे क्रॉप आप ग्रो नहीं कर सकते। अब ऐसा होगा कि जो इस प्रॉपर सॉइल के लिए कैपेबल सॉइल होगा, क्रॉप्स होंगे, हम लोग उसी को कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद हेंस रिक्वायर मॉडरेट कंजर्वेशन, इसमें क्या करते हैं मॉडरेट कंजर्वेशन करते हैं, टैक्टिस लाइक स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप लगा देंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि क्या होगा सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा, इरोजन नहीं होगा, वाटर यहाँ से निकलेगा नहीं, इरोजन नहीं होता है। कंट्रोल टिलेज करते हैं, कंट्रोल टिलेज ऐसा होता है लाइक टिलेज की वाटर का इसमें बाहर ना निकल पाए। उसके बाद क्रॉप का रोटेशन करते हैं, क्रॉप का रोटेशन करते हैं मतलब एक बार लगा दिए हम लोग ऐसा क्रॉप लगाएंगे जो कि अल्कलाइन सॉइल के लिए हो, ठीक है। और क्लास 3 देखते हैं, तो इसमें क्या है कि जैसे डीप रेड और ब्लैक सॉइल, ये क्या है आपके इसमें देखिए आप जानते हैं डीप रेड लाल मिट्टी और काली मिट्टी, दोमट मिट्टी से कहा जाता है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी मृदा, तो काली मिट्टी हो गया। उसके बाद क्लास 3 कहता है हैव सीवियर लिमिटेशन लाइक स्टेप स्लॉप, हाई इरोजन, हैजार्ड, स्लो वाटर परमेबिलिटी, रेस्ट्रिक्टेड रूट जोन्स, या तो इसके रूट अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, मतलब इतने हार्ड पेन होता है कि रूट अंदर नहीं जा पाते हैं, ऐसे स्लोप्स रहेंगे, ऐसे 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 स्लोप रहेगा, स्टीप स्लोप्स रहेंगे, हाई इरोजन हैजार्ड मतलब आया मिट्टी कट गई पूरी, हवा से उड़ गया पूरा मिट्टी इसका, स्लो वाटर परमेबिलिटी ऐसा सॉइल है कि वाटर ही अंदर नहीं जा पा रही है, परमेबल वाटर ही पास नहीं हो रहा है, इधर से उधर वाटर ही नहीं हो पा रहा है, या मतलब उस तरह हो गया। तो इसमें क्या होता है कि फर्टिलिटी स्टेटस सच सॉइल बहुत पुअर हो जाता है, ठीक है, वैसे सॉइल का फर्टिलिटी स्टेटस बहुत पुअर रहता है। उसके बाद रिक्वायर स्पेशल कंजर्वेशन मेजर, इसके लिए स्पेशल मेजरमेंट चाहिए कंजर्वेशन करने के लिए, हो सकता है मल्चिंग करना पड़े सॉइल के लिए, सॉइल को ड्रेंचिंग करना पड़े, सॉइल ड्रेंचिंग करना पड़ेगा, जैसे इसमें सॉलिड आते हैं, स्लाइटली स्लाइन और ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्लास 4 के बारे में, तो ये कहता है दिस वेरी सीवियर लिमिटेशन ऑन चॉइस ऑफ क्रॉप्स, इसमें क्या है कि सुटेबल फॉर ओकेजनल कल्टीवेशन, मतलब कि बस कल्टीवेशन ओकेजनली हम लोग कल्टीवेट कभी गलती से कर लिए, मेनली क्या होता है ये पॉस्चर मतलब पास्चर के लिए, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको लैंड में हम लोग क्या कर रहे हैं खेती कर रहे हैं, वो जानवर के लिए रखते हैं इस जगह को मेनली हम, ठीक है, या भूसा रखने के लिए, जैसे कि इसमें सैलो सॉइल आ जाता है, स्लाइन सॉइल, अल्कलाइन सॉइल आ जाता है, ठीक है, खत्म हो गई। अब क्लास 5 की बात करते हैं, देखिए ये चारों कौन से क्लास में आते थे, क्लास ए में आ गया, ये ग्रुप ए में आ गया था, अब ये ग्रुप ए खत्म हो चुका है, अब ये ग्रुप बी स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में इसमें क्या होता है, पहला जो सॉइल है ये स्टोनी रॉकी सॉइल हो गया, ये पॉन्ड एरिया में होता है, वेयर ड्रेनेज इज नॉट पॉसिबल, जहाँ के ड्रेनेज पॉसिबल नहीं है, मेनली यूज फॉर किस लिए यूज हो रहा है, ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री के लिए यूज हो रहा है, जैसे एरिड रीजन हो गया, ये रॉकी सॉइल हो गया, ठीक है। अब क्लास 6 की बात करते हैं, इसका लिमिटेशन क्या है कि ओनली यूज फॉर ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री, ये क्या है ग्रेजिंग और फॉरेस्ट्री यूज हो रहा है। क्लास 7 कह रहा है कि लिमिटेशन यूज फॉर ग्रेजिंग फॉरेस्ट्री, मतलब सेम चीज़ है, ये भी क्या है लिमिटेशन, सम लिमिटेशन है, इसमें सीवियर लिमिटेशन है। और क्लास 8 है एक्सट्रीमली रफ लैंड नॉट सुटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइल्ड लाइफ, एस्थेटिक पर्पसेस, वाटर सेट प्रोटेक्शन एंड सैंडी बीचेस, रिवर एंड वासेस, ये आपका हो गया, ये जगह हो गया। जिसमें क्या है कि जैसे कि आप देखिए नदी के बगल में क्या होता है, एक ज़मीन होती है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे बालुवाई मिट्टी पूरी है, तो वहाँ पे वेजिटेशन ही नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगे हम लोग, तो छोड़ देते हैं, बुसेस होता है, झाड़ियाँ होती हैं और कुछ नहीं होता वहाँ पे।
अब देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स। तो सॉइल कंजर्वेशन मेजर क्या है? एग्रोनॉमिक मेजर, जहाँ पर 2% से अगर अधिक स्लोप रहेगा तो हम लोग उसको कहते हैं एग्रोनॉमिक मेजर। हम लोग एग्रोनॉमिकली इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर स्लोप लेस देन 2%, ठीक है, 2% से कम रहेगा, उसको हम लोग एग्रोनॉमिकली हम उपचार करके हम उसको फिर से कल्टीवेशन उसमें हम कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंटूर कल्टीवेशन कर सकते हैं, टिलेज करेंगे, मल्चिंग करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, मतलब कि 2% स्लोप से कम होना चाहिए। उसके बाद कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय सोइंग प्लोइंग अक्रॉस द स्लोप, मतलब कि स्लोप के डायरेक्शन में हम लोग प्लोइंग करके हम लोग खेती कर सकते हैं, इसको कहता है कंटूर कल्टीवेशन, ठीक है। अब इसमें आ गया आपका इट कंजर्व्स सॉइल और सॉइल फर्टिलिटी एंड मॉइस्चर। उल्टी खेती, मतलब कि ये अगर मान लीजिए ऐसा है तो उसके उल्टे डायरेक्शन हम लोग खेती करके हम लोग अक्रॉस द क्रॉप हम लोग इसको कल्टीवेशन कर लेते हैं। अब मल्चिंग क्या होता है? व्हाट इज मल्चिंग? तो मल्चिंग इसलिए होता है, मल्चिंग हम लोग वाटर इवोपरेशन को कम करने के लिए मल्चिंग करते हैं। मल्च इज अप्लाइड मटेरियल ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक इवोपरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल एंड वाटर। सॉइल वाटर का अगर मान लीजिए यहाँ पर, तो एक हम थिन लेयर बना देते हैं, उसमें पेबल्स का हो जाता है या स्ट्रॉ मल्च हो जाएगा या किसी भी चीज़ से मल्चिंग कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाटर गिजन नहीं हो पाता है। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टैक्टिक्स टू कंजर्व सॉइल एंड रिड्यूस इरोजन बाय एग्रीकल्चर फॉर ड्राई कंडीशन, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, लिप्स हो गया, मैन्यूर हो गया, पॉलीथीन फिल्म्स हो गया, पेट्रोल मल्चिंग भी एक होता है, ठीक है, पेट्रोलियम मल्चिंग, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन विच लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप इरोजन। देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसे छोटे महीन जो होते हैं ना, लाइक ऐसे सोलो डेप्थ वाले जो आपके क्रॉप होते हैं, तो ये अगर मान लीजिए हम लोग आड़ी पे लगा देंगे प्लांट के, तो ये क्या करेगा, इस अगर मान लीजिए एक बार हमने स्ट्रिप क्रॉपिंग कर दिया, इसके बगल में हम लोगों ने क्या किया, आलू की खेती कर दी, तो क्या होगा कि यहाँ पर इसके थ्रू क्या होगा, वाटर का इरोजन, सॉइल का इरोजन नहीं हो पाएगा स्ट्रिप्स के कारण। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग इसे ही कहा जाता है। आपको मैं फोटो दिखाता हूँ मैं स्ट्रिप क्रॉपिंग का, रुकिए एक सेकेंड। स्ट्रिप क्रॉपिंग चलते हैं, देख लेते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो ये है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, दिख गया? ये क्या है, ये आपका स्ट्रिप में है, उसके बाद इधर इधर हम लोग खेती कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। तो आप स्ट्रिप क्रॉपिंग समझ गए। अब है स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, सॉइल इरोजन को कम करता है, अब मैकेनिकल मेजर क्या है, अडेप्टेड टू सप्लीमेंट द एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस इन विच व्हेन द लैंड स्लोप इज मोर देन 2%। अब 2% से अगर अधिक लैंड का स्लोप है, ये हो गया मोर देन 2% से अगर अधिक है, तो हम लोग इसमें बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ मैकेनिकल मेजर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आता है कंटूर बंडिंग। तो कंटूर बंडिंग क्या होता है, ये ऐसे एरिया में होता है जहाँ पर 6% स्लोप होता है, ये एरिड एंड सेमी एरिड रीजन विथ हाई इनफिल्ट्रेशन परमेबिलिटी, जहाँ पर कि वाटर जो है नीचे चला जाता है, हम लोग क्या करते हैं, बंड्स बना देते हैं। आपको बंड ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे है, ये अगर फील्ड है ये, और यहाँ पर स्लोप है 6% से अधिक स्लोप है, तो हम लोग चारों तरफ से बाउंड्री बना देते हैं कि यहाँ मिट्टी जो है यहाँ से बाहर ना निकले, वाटर जो है इसी में रह जाए, तो इसको कहते हैं हम लोग कंटूर बंडिंग। अब आता है ग्रेडेड बंडिंग। ये क्या है, ये वैसे एरिया के लिए होता है जहाँ पर कि क्या है कि एरिया जो रिसीविंग रेनफॉल इज मोर देन 800%, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रेडेड बंडिंग करते हैं, ठीक है। इन जनरल ग्रेडेड बंडिंग इज फॉर द लैंड हैविंग स्लोप्स फ्रॉम 2 to 10%, 2 से 10% के लिए हम लोग ग्रेडिंग बंडिंग करते हैं। सब सॉइलिंग क्या होता है, सब सॉइलिंग, ये आपका सॉइल है, ठीक है, ऊपर के अंदर 30 सेंटीमीटर डीप, 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक हम अगर मान लीजिए सॉइल का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं हैरो के थ्रू, तो इसे हम लोग कहते हैं सब सॉइलिंग। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन, मतलब कि मोटी लेयर को हमको तोड़ना, हार्ड हो जाता है सब सॉइल, तो हम लोग एक हैरोइंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डीप कल्टीवेशन करते हैं। इसको प्राइमरी टिलेज नहीं कहते, सेकेंडरी टिलेज कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी टिलेज में सब सॉइलिंग होता है। उसके बाद ब्रॉड बेड फरो, BBF, ब्रॉड बेड, ये सुटेबल फॉर द रेन वाटर फॉर डीप ब्लैक सॉइल वेयर ड्रेनेज इज सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड। क्या है इसमें, ब्रॉड बेड, एक ब्रॉड बेड बनाया जाता है, ठीक है। ये बेड्स ब्रॉड होते हैं, मतलब कि क्योंकि ड्रेनेज होता नहीं है वहाँ पे, तो जो ब्रॉड होते हैं वो
जो फरो होते हैं वो ब्रॉड बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बेंच ट्रेसिंग में। तो बेंच ट्रेसिंग जाकर 16% से 33% स्लोप होता है, हम लोग ऐसे खेती करते हैं इस तरह से। बंच ट्रेसिंग ये क्या है, बेंच जैसा बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। लाइक अंडुलेटिंग लैंड्स में किया जाता है ये, ठीक है, मोस्टली किया जाता है अंडुलेटिंग लैंड्स में। अब इसी तरह आता है जिंक ट्रेसिंग हो गया, एडोन लैंड विद 3 to 10% मीडियम डीप सॉइल फॉर द मॉडरेट टू हाई रेनफॉल्स, ठीक है। ये आ गया जिंक ट्रेसिंग आ गया। 3 to 10% के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं 3 to 10% के लिए जिंक ट्रेसिंग। मैं आपको एक छोटा सा नोट्स मैग दे दूंगा जिसमें ये सारा ये मेंशन रहेगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप, इसी में लिंक में ग्रुप में मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, और वीडियो के साथ साथ मैं लिंक भी डाल दिया करूँगा, डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर टेलीग्राम पे आप जा सके, ठीक है। तो दीज आर क्लोजली स्पेस्ड प्लांटेशन बिटवीन द फ्यू ऑफ ग्रासेस सर्व्स अलोंग कंट्रोल फॉर इरोजन कंट्रोल। जैसे अब देखिए बताते हैं वेजिटेटिव बैरियर क्या होता है। दीज आर ये क्या है कि क्लोजली स्पेस्ड प्लांट, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक प्लांट लगाते हैं हम लोग, किस लिए, इरोजन को कम करने के लिए। जैसे इसमें एक आता है खुस क्या है, वेनेरिया जेलेंसिया, वेनेवेरिया जेलेंसिया इज मोस्ट सूटेबल प्लांट। खस का जो प्लांट होता है ये क्या किसके लिए यूज होता है, वेजिटेटिव बैरियर के लिए। वर्टिकल मल्चिंग ऐसे मल्चिंग कहते हैं, क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट है, एक ट्री है, तो इसके चारों तरफ ट्रेंचेज बना देना, ऐसे गड्ढा बना देना, जिसमें क्या कि वाटर स्टोर रहे। वाटर यहाँ से अगर मान लीजिए बारिश पड़ी है तो इसी के अंदर रह जाए, वो उड़े ना। मोस्टली प्रैक्टिस इन कॉफ़ी गार्डन्स में उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये है आपका वर्टिकल मल्चिंग। और इसके ऊपर हम लोग क्रॉप का रेसिड्यू डाल देते हैं, जैसे कि क्या है, हस्क डाल देते हैं, भूसा डाल देते हैं, स्ट्रो डाल देते हैं, क्योंकि क्या है कि ये क्या है, इससे क्या है कि वो वाटर को स्टोर रखे, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है यूनिट 5 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 क्लाइमेट। तो मिलते हैं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए।